अस्सलाम वालेकुम। मियाँ अजमल लतीफ़ एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर मीडिया चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि जो डिसीज़ के एसेट्स हैं मूवेबल और इमूवेबल, उनके बारे में कि जो उनके वारसान हैं किस तरह से वो ये अपने मुतवफ़ी की जायदाद हासिल कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है। इसमें हमने जो बैंकों में थे उसके बारे में भी तफ़सीलन मैंने अपने पिछले एक एपिसोड में ये बता चुका हूँ कि वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर 1 लाख से तक रकम है या 1 लाख से कम है तो वो इंडेमनिटी बॉन्ड के ज़रिए ले लेंगे, या फिर दूसरा सक्सेशन जब सर्टिफिकेट जो कि 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट बनती है तो फिर वहाँ अदालत में वो अपने वारसान जाके अपना वो दावे के मुताबिक उनके शेयर जो हैं वो डिटर्मन होकर उन्हें मिल जाते हैं बैंक से। और साथ हमने लॉकर का भी जिक्र किया था कि अगर लॉकर जो हैं डिसीज़ का लॉकर पड़ा हुआ है और उसमें उसकी कोई अहम दस्तावेज़ात हैं या उनका कुछ कीमती अशिया मौजूद हैं तो वो भी वो अदालत के ज़रिए से सूट फॉर डिक्लेरेशन करके ले सकते हैं। अब जो हमारा अगला एपिसोड है जो इस वक्त मैं जिसको रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ वो है कि अगर डिसीज़ की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी उसका कोई घर है, कोई प्लाट है या ज़री ज़मीन है, तो ऐसी सूरत में वारसान जो हैं वो किस तरह से अपना शेयर उसमें से हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को हम आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा ये चैनल जो है लाहौर मीडिया इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हम जो भी कानूनी मालूमात, जो भी आपके क्वेश्चन हों या हमारी जो नई वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचती जाएँ, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कि अगर एक मुतवफ़ी फ़ौत हो जाता है तो उसने अपने पीछे कोई मकान या ज़री ज़मीन या प्लॉट जो है वो छोड़ा है, तो वो उसके वारसान कैसे लेंगे। ये एक तो तरीक़ाकार ये है कि अगर वो आपका प्लॉट किसी शहर में है तो फिर उसके मुताबिक रजिस्ट्री और इंतकाल में है, उसका इंदराज महकमा माल में, जिसे हम कहते हैं पटवार खाने में, मुतलका पटवार खाने में उसका इंदराज होगा, वहाँ उसका इंतकाल दर्ज होगा और वो रजिस्ट्री शुदा होगी कि उसका आपने जो ख़रीदी थी तो उसके रिकॉर्ड में सब रजिस्ट्रार जो मुतलका जगह जहाँ से ली गई थी वहाँ उसका इंदराज मौजूद होगा, वो रजिस्ट्री की शक्ल में आपके पास पता पड़ा होगा, जिसको रजिस्ट्री वो बै होती है, बैनामा होता है जिसके मुताबिक वो रजिस्टर्ड होता है, उसकी फ़ीसें पे की हुई होती हैं। और साथ फिर आप वही रजिस्ट्री जितनी जगह की वो रजिस्ट्री होती है उसको आप महकमा माल में जहाँ की जुरिडिक्शन में जहाँ पे ये जगह वाक़या होती है उसमें उसका इंतकाल होता है महकमा माल में उस शख्स जिसकी वो रजिस्ट्री जिसके नाम होती है। तो उसके वारसान ये करते हैं कि एक तरीका का तो ये है कि आप डायरेक्ट जो है वो महकमा माल से यानी तहसीलदार जो है उसके पास एक दरख्वास्त देंगे और कि जी वो फौत हो गए हैं, इसको आप पटवारी के ज़रिए देंगे। आप जो हल्का पटवारी है उसके पास आप जाके दर्ज करवाएंगे कि जनाब इत्तला दर्ज करवाएंगे रोज़नामचा में। रोज़नामा वाक़याती उसे कहते हैं जो हर पटवार खाने में अपने अपने हल्के के पटवारी के पास मौजूद होता है। उसमें आप इत्तला देंगे, कोई भी वारिस जाएगा और सबूत के साथ जाएगा कि वो डेथ सर्टिफिकेट हो उनके पास, वो जो मुतवफ़ी है उसका, और उसके साथ जो जितने वारसान हैं उनके वो नाम उनके जो है वो शनाख्ती कार्ड की कापियाँ साथ हों, तो वो फिर साथ रजिस्ट्री हो जिसके ऊपर उसका इंतकाल का नंबर भी लिखा हुआ था। अगर आपने कभी ये देखा होगा कि जो आपकी जो बैनामा होता है रजिस्ट्री उसके ऊपर एक सुर्ख रंग का नंबर लिखा होता है जिसको वो पटवार खाने में इंतकाल नंबर वो खुद लिख के देते हैं, तो वो आप लेके जाएंगे और साथ ये उसको इत्तला देंगे, इन राइटिंग देंगे कि जनाब ये वाले जो से मुतवफ़ी उनकी ये हमारे रिश्ते में ये लगते थे, हम सब उनके वारसान हैं और ये जो जगह है इसका इंतकाल जो है वरासती इंतकाल उनके नाम पे दर्ज किया जाए, और उस जो तरीक़ाकार मुरवजा है उनका जो महकमा माल में मुरवज है, तो जब वो फिर पटवारी की ज़िम्मेदारी है कि जब ये इत्तला आप उसे दे देते हैं सारी, तो वो फिर उसको रोज़नामचे में दर्ज कर लेता है कि और फिर उसके बाद उसमें वो फिर आपको एक तारीख़ देगा कि आपने फ़लाँ तारीख़ को अपने साथ 2 गवाहान पत्तीदार, जिसे एक में पत्तीदार होता है जिस जगह की वो जगह होती है वो साथ आएगा, और साथ कोई से 2 से इंडिपेंडेंट जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ जो आपके हल्के के लोग होते हैं जहाँ आपकी रहाइश है उस इलाके के, वो साथ लेके आएंगे।
वो बतौर गवाह आपकी तस्दीक करेंगे। तो तहसीलदार के पास इसे जलसा आम कहते हैं, वो आपको डेट देगा। वो जब विज़िट करते हैं तो वो फिर आपने वो बयान दर्ज करेगा आपके कि तहसीलदार के जी आपके जो रिश्ते में वो क्या थे, आपने वो बताना है। और साथ आपने अपने वो सारा शनाख्ती कार्ड है या बे फार्म है जिसमें आपके सारे वारसान की तफसील दर्ज है, वो आप अपने वारसान साबित करेंगे कि ये वारसान है उसके। और साथ जो आपके गवाहान साथ गए हैं, पत्तीदार जो कहता है, जो कि उसी जिस खसरा नंबर में या जिस जगह पे आपका घर है उसमें वो जगह जो मौजूद है, चाहे वो ज़री है चाहे दूसरी है, तो वो फिर सारे की वो गवाही दे देते हैं कि हाँ जी ये तस्दीक हम करते हैं कि ये जो बयान दे रहे हैं और ये उसके वारसान हैं जो मतवफ़ी है और यही इसके वारिस हैं, इसके अलावा कोई दीगर वारिस नहीं है। तो वो फिर अपनी तस्दीक जो पटवार खाने में वो कर देते हैं इस जो तहसीलदार के सामने, वो फिर उसके मुताबिक उनका अप्रूवल जो बाकायदा उसके बाद तस्दीकें होती हैं, वो महकमा माल के जो अफसरान हैं जिसमें कानून गो की होती है, गिरदावर या दीगर सारे, वो अपने रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी तस्दीक करके और उसके बाद फिर वो उसको वरासती इंतकाल जो है उसका वो दर्ज कर देते हैं। इसकी कोई मामूली सी फ़ीस होती है जो हर हल्के के मुताबिक होती है जिस जिस जगह पे है। दीगर कोई इसकी बिग अमाउंट कोई भी किसी दीगर मद में आप ना दें और वो फिर गैर कानूनी हो जाएगा। लेकिन इतनी सी है कि वरासती इंतकाल पे एक मामूली एक मुरवजा फ़ीस होती है जो गवर्नमेंट के खाते में जमा करवानी पड़ती है, वो आपने वो अदा करनी होती है। अदरवाइज़ कोई बकाया किसी किस्म की फ़ीस नहीं है वरासती इंतकाल में। तो इसमें ना कोई कोर्ट फीस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं देना पड़ता। जैसे बै होती है ना, आम बै करते हैं हम किसी की चीज़ को ख़रीदो फरोख्त के सिलसिले में, जो प्लाट वगैरह या ज़री ज़मीन, उसमें फिर वो रजिस्ट्री की वो स्टैम्प ड्यूटी लगती है और दीगर जो भी हमारे कानून के मुताबिक ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं वो इसमें नहीं है। वरासती इंतकाल में कोई पैसा नहीं, सिवाय एक छोटी सी जो एक फ़ीस होती है वो अता करनी है। तो ये तो तरीक़ाकार है कि जब आपकी प्रॉपर्टी डिसीज़ की रजिस्ट्री और इंतकाल वाली हो, जिसमें आपके पास बै की शक्ल में रजिस्ट्री मौजूद होती है जिस पे वो लिखा हुआ है सारे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, चाहे वो ज़री है चाहे वो सकनी है, ये उसके लिए है। अब अगली बात आती है कि बाज़ प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं जो है तो रेजिडेंशल हैं, शहरों में या हाउसिंग सोसाइटीज़ में आ जाती हैं। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ये रजिस्टर्ड होती हैं पहले, वहाँ से ये सोसाइटीज़ जो हैं वो फिर अपना वहाँ पे जो इन्होंने जो सोसाइटी जहाँ पे अलाउ की होती है उसको वो बाकायदा तौर पर हुकूमती इदारे जो हैं वहाँ से उसको अप्रूवल मिलती है, तो तब जाके ये हाउसिंग सोसाइटियाँ मार्ज़ वजूद में आती हैं और ये फिर अपने प्लाट या बना के या घर लोगों को जो सेल करते हैं, प्लाट सेल करते हैं। ये तो आजकल बहुत आम है, आपने भी पढ़ा होगा, देखते हैं तो सुनते भी हैं कि ये लोग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वो आपसे वो किस्तों में भी इंस्टॉलमेंट पे भी वो प्लाट आप उनसे ख़रीदते हैं, वो दे रहे होते हैं। और वो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ये जितनी भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की ख़ुद अपनी है, जैसे LDA है, FDA है या इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी है, ये वाले जो है ना, ये वाले तो गवर्नमेंट के इदारे ख़ुद आप प्लाटिंग करते हैं और देते हैं, इनमें तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता। इनका भी तरीक़ाकार अपना है कि अगर यहाँ पे किसी का प्लॉट है और वो फौत हो गया है तो उसके जो वारसान हैं वो किस तरह से उसको अपने नाम पे करवाएंगे, उसका एक बड़ा इनका जो है प्रोसेस बड़ा सिक्योर और बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है। इसमें किसी का कोई 2 नंबरी या कह लें कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होती। सिर्फ ये है कि जो वारसान है वो अपने गलत कवायफ ना दें, वो दुरुस्त कवायफ दें। जितने भी वारसान सही हैं वो उसमें वो अप्लाई करते हैं। वो ऐसे होता है कि वो उनके अपने उनकी फ़ाइल सिस्टम होता है, क्योंकि जब वो लेते हैं तो एक प्लॉट की फ़ाइल बनाते हैं जिस मालिक के नाम पे होती है। फिर जब वो फौत हो जाता है तो उसके लिए फिर वो आप दरख्वास्त देंगे वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ से सिर्फ आपको दरख्वास्त देने की इतला देंगे कि ये जगह जो है इसका जो मालिक है वो फौत हो गया और हम उसके वारसान हैं। वो भी आपको फिर एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अदालत में सूट फॉर डिक्लेरेशन करें, और ये सूट फॉर डिक्लेरेशन इस मद में होगा कि हम इस प्लाट के जो फौत हो गए हैं इनके साथ हमारा ये रिश्ता था और हम उसके जायज़ शरई व कानूनी वारिस हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है जो इस वक्त अदारे के पास मौजूद है और उसकी फ़ाइल ये प्लाट नंबर ये वो सारा जो है उसका हमें वो कहते हैं कि जी आप अदालत से लेके आए कि हम ही उसके वारिस हैं। तो फिर जब वो ले आते हैं, जहाँ वहाँ से अदालत में साबित करके
कि हम उसके वारिस हैं, वो एक तरीक़ाकार अदालती तरीक़ाकार है जो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन की शक्ल में करेंगे और डिक्लेरेशन ये मांगेंगे कि हम इस प्लाट के जो वारिस थे, जो वफ़ात पा गए हैं, वो रिश्ते में हमारे ये रिश्ते थे और हम उसके शरई वारसान हैं, लिहाजा एक तो वो हम उसके लीगल एयर्स हैं, हम ही उसके कानूनी वारिस हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे यानी इसका वरासती इंतकाल हमारे नाम पे दर्ज होना ऐन कानून के मुताबिक है। तो ये तरीक़ाकार तो वो फिर उसके मुताबिक इस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करने के बाद जो फिर डिग्री मिलेगी आपने वो जाके उस अदारे को देनी है। फिर अदारा उसके ऊपर अपना जो उसके अपने बाई लाज हैं उसको वो फिर पूरा करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसकी, उसमें वो वरासती इंतकाल दर्ज करने का पाबंद हो जाएगा। अदालत के हुक्म के मुताबिक जो जो उसके वारिस हैं तो उनके नाम पे वो दर्ज करेंगे। उसका तरीक़ाकार वहाँ पे जो हर एक का अपना अपना है। कुछ सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो हैं उन्होंने इसकी जो तरीक़ाकार अपना रखा होता है, आप उसको वो, लेकिन ये बात ये है कि जब तक आप डिक्लेयर नहीं होंगे कि उसके वारिस हैं तब तक वो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। चाहे वो अपने रिकॉर्ड में चेंज करते हैं, वो एंट्री उनके रिकॉर्ड में होगी विरासत की। जो जैसे इधर जो पटवारी और तहसीलदार के मुताबिक जहाँ जो प्रॉपर्टियाँ इंतकाल की और रजिस्ट्री वाली वो होती है, इसी तरह से उन्होंने भी आपकी फ़ाइल में आगे फिर वो चलेगा और आपके नाम पे वो इंदराज कर देंगे, आप उसके वारिस हो जाएंगे उस प्रॉपर्टी के, चाहे वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हो। इसमें भी मेरे ख़्याल में तो ये विरासत के किसी भी मामले में कोई बाकायदा इसकी कोई ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं होती, जिस तरह से बै में या किसी हिबा में या किसी दीगर प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र में जो रसूमात अदा करनी पड़ती हैं, पैसे वगैरह या स्टाम्प वगैरह, ये कुछ नहीं होता इसमें। विरासती इंतकाल एज़ इट इज़ ही हो जाता है और इसमें कोई पैसे नहीं लगाने पड़ते। तो ये भी यहाँ पे भी आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो ये हुआ है कि आज आपने जो हम बताने में कामयाब हुए हैं वो ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और इंतकाल वाली है तो फिर महकमा माल से डायरेक्ट करेंगे। और अगर वहाँ पे भी एक बात मुझे मज़ीद याद आई है कि अगर आप सूट फॉर डिक्लेरेशन करके अपने आप को डिक्लेयर करवा के जाएँ कि हम ही उसके वारिस हैं, तो फिर वो भी ये है, वो जो है तहसीलदार है, उनका काम मज़ीद आसान हो जाएगा। वो फिर उसी हुक्म के मुताबिक आपका इंतकाल दर्ज कर देंगे, वरासती इंतकाल, या फिर वो ख़ुद अपने रेवेन्यू लॉ के तहत भी उसको इंडिपेंडेंट इख्तियार हासिल है कि आप इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन दे के फिर वही जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी वहाँ पे भी शहादतें दे के पत्तीदार को साथ मिला के और गवाह साथ मिला के तो फिर आपको वो आपका वरासती इंतकाल दर्ज हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है। और हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिसमें वो भी इसी तरह से ही आपको अदालत से जब आप डिक्लेरेशन लेके आएंगे तो तब वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगी। तो ये सिंपल तरीक़ाकार है कि अगर कोई फौत हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी अगर इमूवेबल है तो वो कैसे आप हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है या अगर आपको उसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बेशक वो मेरा नंबर है, मैं फिर बता देता हूँ ख़ुद भी, 033523000515। ये नंबर मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 033523000515। इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना कोई भी कानूनी मसला इंशाअल्लाह ताला हम आपकी तसल्ली बख्श जवाब देंगे आपको।